ओके हेलो बीएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट स्टीरियो केमिस्ट्री पे। तो देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री पे फिलहाल अभी तक मैं आपके साथ 4 लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ। होप आपने लास्ट के 4 लेक्चर्स देखे भी होंगे। अगर आज के लेक्चर पे बात करें तो आज के लेक्चर का टॉपिक बनता है हमारा टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि अगेन मैंने आपको लास्ट जो चौथा लेक्चर था हमारा उस पर भी हमने पढ़ा था। तो देखो एक्चुअल में आज का जो टॉपिक है वो है आपका ईजेड कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आप बोल सकते हो ईजेड नेमिंग सिस्टम, या फिर आप बोल सकते हो ईजेड आइसोमेरिज्म। वही चीज हमने कवर करनी है, लेकिन ये जो टॉपिक आता है वो पर्टिकुलरली टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर ही आता है। मैंने जैसे कल आपको भी बोला था कि हमारे पास इस बेसिस पे कि हमारा जो डबल बॉन्ड है या फिर जो हमारी साइट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उसके साथ कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, उस बेसिस पे 3 टाइप के हमारे पास आइसोमर होते हैं या फिर 3 टाइप के नॉमेनक्लेचर होते हैं, जिसमें से पहला होता है सिस ट्रांस, दूसरा होता है ईजेड और तीसरा होता है आपका सिन और एंटी आइसोमर। ओके, अब देखिए ना लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको सिस एंड ट्रांस आइसोमर बताया था, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ क्लियर की थी। आज हम बात करेंगे ईजेड टाइप के आइसोमर पे, या फिर आप बोल सकते हो ईजेड टाइप की नेमिंग हम कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हमारा रहेगा सिन और एंटी आइसोमर, और ये भी आपके सिलेबस पे दिया है। अगर आप देखेंगे ना ये हमारा सिलेबस था, मैंने आपको बोला था सारे टॉपिक मैंने लिस्ट वाइज लगा दिए ताकि हमें समझने में आसानी हो। जिसका जो पहला टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, जो हमने समझ लिया है। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म हमने कवर कर लिया है। इसके बाद मैंने बोला था पूरे सिलेबस में सिर्फ 2 पार्ट है, एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये दोनों ही आपके टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसके 2 टाइप में, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। हमने पहले ज्योमेट्रिकल स्टार्ट किया और लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, एग्जांपल वगैरह सब कुछ क्लियर किया। लेक्चर नंबर 4 के अंदर मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के टाइप में जो सबसे पहला सिस एंड ट्रांस होता है उसको कवर किया। और आज का जो लेक्चर नंबर 5 है इसमें मैं आपको ईजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, या फिर आप बोल सकते हो ईजेड टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगी। और इसके बाद जो आपका टॉपिक है ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ऑक्सिम एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो ये जो है ये आपके कौन सा टॉपिक है बताऊं। ये टॉपिक है आपका सिन एंटी आइसोमेरिज्म का। जो वो कंपाउंड है उनमें सिन एंटी टाइप की नॉमेनक्लेचर होती है, या फिर आप बोल सकते हो उनके सिन एंटी टाइप के आइसोमेरिज्म बनते हैं। इस वजह से मैं चीजों को सीक्वेंस से पढ़ा रही हूँ ताकि आपके टॉपिक भी कवर हो जाए और आपको पता भी चले कि भाई कहाँ से हमारी चीजें आ रही है। समझ में आया? तो देखो एक और चीज मैं आपको बोलती हूँ कि देखो ना, जब आप बार बार अगर लेक्चर्स रेगुलरली देख रहे हैं तो आप ये इंट्रो वाला पोर्शन स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज अगर कोई नया है इसलिए मैं आपके लिए क्या है पूरी चीजें बताते हुए चलती हूँ कि भाई कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर, चलिए ठीक है। ईजेड नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ना है, जो कि आपका क्या है टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। एक्चुअल में इसका मतलब यही है कि अगर आपको पता चल जाता है कि अगर आपका कोई कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो उसमें उसकी आप नेमिंग कैसे करेंगे। लास्ट लेक्चर पे सिस ट्रांस की वजह से बताया था, आज मैं ईजेड आइसोमर की वजह से नेमिंग कैसे करते हैं ये बताऊंगी। मतलब ईजेड नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, जिसमें ई नेमिंग होगी उसे हम ई आइसोमर कहेंगे, जिसमें जेड नेमिंग होगी उसे हम जेड आइसोमर कहेंगे। ठीक है, तो देखो बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर पे। तो ये हमारा कल का पोर्शन था, ये सारी चीजें मैंने आपकी कल कवर की हुई थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर पे अगर मैं आपको आगे लेके चलूं तो यहाँ से हमारा स्टार्ट है लेक्चर। ठीक है, ईजेड आइसोमर्स हमने पढ़ना है। जैसे बताया, अगर जिसकी नेमिंग ई होगी उसे हम ई आइसोमर, जिसकी नेमिंग जेड होगी उसे हम जेड आइसोमर कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ए बेटर सिस्टम ऑफ ई जेड इज एप्लीकेबल फॉर दोस टाइप ऑफ कंपाउंड विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय द सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर। तो ये बोल रहा है सिंपली कि ईजेड टाइप के नॉमेनक्लेचर को हम तभी यूज कर पाएंगे या फिर उन्हीं कंपाउंड में यूज कर पाएंगे जो आपके सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर से एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं। क्योंकि मैंने ये लास्ट लेक्चर पे भी बताया था, भाई देखो अगर आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको मिलता है और आपसे बोला जाता है कि भाई आप उसकी नेमिंग करो, तो पहले जो नेमिंग आप कराओगे वो सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर से ही कराओगे। अगर वो सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर से एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो आप ईजेड पे जाओगे। तो अब आप बोलोगे भाई कैसे पता चलेगा कि सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर वहां पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो वैसे मैंने ये लास्ट लेक्चर पे भी बताया था जब मैंने सिस ट्रांस आइसोमर आपको पढ़ाया था, लेकिन अगेन दोबारा यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो सपोज कीजिए मेरे पास कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अब ये कैसे बना ये सारी चीजें नहीं बताऊंगी क्योंकि हम ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सपोज करो मैंने एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाया, सिर्फ इंडिकेट कर रही हूँ। ठीक है, तो हमको पता है पहली कंडीशन तो यही रहती है कि हमारे पास एक ऐसा बॉन्ड हो जो कि डबल हो, या फिर आप बोल सकते हो एक ऐसी साइड हो जहां पे रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो। आपको पता है डबल बॉन्ड में कोई रोटेशन नहीं होता है। अब इसके पास कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 4 बॉन्ड बनाने होंगे। 2 बॉन्ड इसने ऑलरेडी बनाए हैं, 2 बॉन्ड मैं बना देती हूँ। एक जगह मैंने ए लगाया, एक जगह मैंने बी लगाया। ठीक है, सेम इस कार्बन का भी हाल है, इसने भी 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाए हैं। अभी भी 2 बॉन्ड इसने बनाने, बिकॉज वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड इनको बनाने होते हैं। अब 2 बॉन्ड और ही बनाएगा। सपोज यहाँ भी मैं ए लिख देती हूँ और यहाँ पे कोई दूसरा आइटम सी लिख देती हूँ। अब देखो यहाँ पे इससे आप बोलोगे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको पता चल गया। ठीक है, अब आपसे बोला जाएगा कि बताओ इसकी नेमिंग करो, तो आप बोलोगे भाई किस तरीके से करें। सबसे पहले तो सिस ट्रांस की तरह करना होगा। तो सिस ट्रांस क्या यहाँ पर कोई एप्लीकेबल हो रहा है?
तो एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं, इसके लिए कंडीशन रहती है वो ये कि सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर तभी एप्लीकेबल होगा जब आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर में एटलीस्ट एक कॉमन ग्रुप हो। एक कॉमन ग्रुप मतलब ये कि ये जो कार्बन नंबर फर्स्ट है और ये जो कार्बन नंबर सेकंड है, इसके पास एक सेम एटम होना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो सेम ग्रुप होना चाहिए। तो देखो कार्बन नंबर फर्स्ट के पास एक सी है, एक ए है, और कार्बन नंबर सेकंड के पास एक बी है और ए है, यानी कि इनके पास एक कॉमन ग्रुप है विच इज ए। ओके, अब ये जो कॉमन ग्रुप है इसके बेसिस पे ही हम सिस ट्रांस कहते हैं, सिस ट्रांस टाइप का नोमेनक्लेचर करते हैं। हमको पता है जब ये सेम साइड प्रेजेंट होगा इसे मैं सिस बोलूंगी। अब मेरी मर्जी ना, मुझे इस कार्बन के साथ दो बॉन्ड बनाने थे, दो तो यहाँ पर ऑलरेडी बने, दो बॉन्ड और बनाने थे, तो और उसमें मैंने एक जगह बी लगाना था, एक जगह ए। अब मेरी मर्जी, मैंने स्पेस में ऐसे अरेंज किया इन दोनों को कि मेरा बी जो है वो ऊपर चला गया और ए मेरा, बी ऊपर चला गया, ए मेरा नीचे आ गया। अब देखो जो सेम ग्रुप है ना, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। पहले ये सेम डायरेक्शन में थे, दोनों ऊपर साइड ही थे, अब एक ऊपर चला गया और एक आपका नीचे चला गया, इट मीन से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, तो अब मैं इसे बोलूंगी ट्रांस। तो पहले मेरा जो आइसोमर था उसे मैंने बोला सिस आइसोमर, अब जो बोलूंगी उसे मैं बोलूंगी ट्रांस आइसोमर। तो ये इसकी कंडीशन रहती है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। लेकिन अगर मैं बोलूं यहाँ पर को जो मेरे जो ए लिखा हुआ है ना, ए के बदले कोई दूसरा एटम है, यहाँ पर को मैंने ए के बदले कोई लगा दिया डी। ओके, अब देखो मेरे सारे एटम्स आपके डिफरेंट हो गए, एक के पास ए सी है, एक के पास आपका बी डी है, तो चारों एटम आपके डिफरेंट है, या फिर आप बोल सकते हो चारों ग्रुप आपकी डिफरेंट है। तो जब आपके चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे तो अब यहाँ पर चीजें सिस ट्रांस के थ्रू नहीं चलेंगी, इसे आप सिस और ट्रांस आइसोमर बोल ही नहीं सकते। अभी भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, लेकिन आप इसकी नेमिंग सिस ट्रांस से नहीं करा पाएंगे। अब आपको क्या करना होगा, ईजेड टाइप का नोमेनक्लेचर करना होगा। ईजेड भी सेम है सिस ट्रांस की तरह, लेकिन यहाँ पर को जो हम नेमिंग कर रहे थे वो किसके बेसिस पे कर रहे थे, कॉमन ग्रुप के बेसिस पे, कि कॉमन ग्रुप हमारा सेम साइड हुआ तो हम उसे क्या बोलेंगे, सिस। अगर कॉमन ग्रुप हमारा अपोजिट साइड हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांस। अब यहाँ पर को हम लोग क्या है, कॉमन ग्रुप के बदले प्रायोरिटी यूज करेंगे। प्रायोरिटी क्या होती है, देखो अभी मैं आपको आगे लेके चलूंगी। हम लोग प्रायोरिटी रूल देखते हैं, जिसे हम सीक्वेंस रूल भी कहते हैं, जिसे हम CIP रूल भी कहते हैं, जो कि कॉन इन गोल्ड प्रीलॉग ने प्रपोज किया था। इन्होंने बोला कि भाई अगर आपके पास कोई ऐसा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, जैसे आप यहीं पे देख लो, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल आइसोमर मुझे मिल रहा है जिसमें आपके सारे जो ग्रुप्स लगे हुए वो अलग अलग हैं, तो अब भाई मैं सिस ट्रांस तो कर नहीं सकती, अब मुझे क्या करना होगा, ईजेड करना होगा। ठीक है, ईजेड का हाल भी बिल्कुल सेम है, बहुत आसान है, बहुत इजिली क्लियर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर को लिखा, जैसे हम सिस ट्रांस वर्ड का यूज करते थे ना, वैसे अब हम लोग किसका यूज करेंगे, ई और जेड का। ठीक है, तो ई एंड जेड कुछ नहीं है, जैसे सिस था वैसे ही आपका क्या होता है जेड, जैसे ट्रांस था वैसे ही आपका क्या होता है ई। सिस हम कब यूज करते थे, जब सेम ग्रुप सेम साइड थे, लेकिन मैंने बोला यहाँ तो ग्रुप सेम नहीं है, यहाँ पे प्रायोरिटी है, तो याद रखना जब हमारी सेम प्रायोरिटी सेम साइड आएगी तो उसे हम बोलते हैं जेड, लेकिन सेम प्रायोरिटी डिफरेंट साइड आएगी तो उसे हम बोलते हैं ई। अब ये प्रायोरिटी कैसे आ रही है वो मैं आपको आगे बताऊंगी रूल के साथ। ठीक है, तो जेड स्टैंड करता है आपका जुसामिन के लिए। जुसामिन मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेम, यानी कि जो सेम प्रायोरिटी वाले एटम्स है वो सेम साइड है, तो वो हो गए आपके जेड, जैसे आपके सिस में होता था। और ई स्टैंड फॉर एंटगीगन। ओके, एंटगीगन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, इंग्लिश में मतलब होता है आपका अपोजिट, और अपोजिट यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, जैसे ट्रांस में होता था जब आपके सेम ग्रुप डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते थे तो वो होता था ट्रांस। एंटगीगन मतलब ई स्टैंड फॉर कि जब आपके सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे ई। तो जेड एंड ई हम यूज करते हैं। ओके, अब देखो ये कैसे यूज करेंगे, एक यहाँ पर को मैंने एक प्रॉपर मतलब एक डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है, फिर मैं आपको रूल के साथ समझाऊंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ई के लिए वही चीज लिखी है, व्हेन द सेम प्रायोरिटी ग्रुप। अभी आप कुछ मत समझिए, मैं आपको आगे बताऊंगी प्रायोरिटी कैसे लगाइए। अभी जस्ट इतना बोल रहा है कि जब हमारे सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होंगे, अपोजिट साइड, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ऑफ डबल बॉन्ड, तो उसे हम बोलेंगे ई। और जब सेम प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट होंगे हमारे सेम साइड ऑफ ए डबल बॉन्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, जेड। ओके, तो सेम साइड तो जेड, अपोजिट साइड तो आपका ई। ठीक है, अब एक यहाँ पर को डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है, आप इसे भी देख लीजिए। ठीक है, ये बोल रहा है ये हमारा डबल बॉन्ड है, हमने यही बोला डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड और डबल बॉन्ड के सेम साइड। ठीक है, ये हमारा डबल बॉन्ड है, इसके पास यहाँ पर कोई एटम्स हमारे बैठे होंगे। अब हम लोगों को क्या करना है ना, कुछ नहीं करना, हम ना, ये हमारा कार्बन फर्स्ट है, इसे मैं कार्बन फर्स्ट कह रही हूँ, ये मेरा कार्बन सेकंड है। ठीक है, अब मैंने ना कार्बन फर्स्ट के साथ जो दो एटम बैठे हैं इनको आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, और जब मैं इनको कंपेयर करूंगी तो कंपैरिजन के बाद मैं इनको प्रायोरिटी दूंगी कि किसे नंबर 1 मिलेगा, किसे नंबर 2 मिलेगा। जिसे नंबर 1 मिलेगा उसे मैं हाई प्रायोरिटी कहूंगी और जिसे नंबर 2 मिलेगा उसे मैं लो प्रायोरिटी कहूंगी। सेम वे मैं कार्बन नंबर सेकंड को देखूंगी और सेकंड के जो एटम जुड़े हुए उसको कंपेयर करूंगी। कंपेयर कैसे करना है वो हम प्रीलॉग रूल के थ्रू आगे हम लोग देखेंगे। अब ये बोल रहे कार्बन नंबर सेकंड के साथ जो एटम्स है उन्हें मैंने कंपेयर किया तो मुझे मिला ये वाला जो एटम है वो मेरा एलपी है यानी कि लो प्रायोरिटी है, और ये मेरा एचपी है यानी कि हाई प्रायोरिटी है। अब क्या होगा, मैंने ये सब कुछ कर लिया,
उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसको बीच से, ये मैंने नंबरिंग कर ली, ठीक है। अब मैं डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग इसे चेक करूंगी, ये डबल बॉन्ड है, इसको मैं ऐसे चेक करूंगी, मैं देखूंगी सेम साइड, जैसे हम उसमें देख रहे थे ना सिस ट्रांस में हम लोग जैसे देख रहे थे वही चीज होगी। अब मैं देखूंगी कि भाई देखो मेरे सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड आए या नहीं आए। देखो ये लो प्रायोरिटी वाला है, ये हाई प्रायोरिटी वाला है, मतलब मेरे जो सेम प्रायोरिटी वाले हैं वो तो अपोजिट चले गए। यहाँ लो है, यहाँ लो चला गया, यहाँ हाई है, यहाँ हाई चला गया। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं तो अपोजिट साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, ई फॉर्म। तो मैंने इसे क्या बोलना है, सिंपली ई फॉर्म। ओके, अब दोबारा देखोगे, आप बोलोगे कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड। फर्स्ट के साथ जो दो ग्रुप है इसे आपस में कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा एक हाई प्रायोरिटी का है, एक लो प्रायोरिटी का है। सेम वे पे कार्बन नंबर सेकंड के एटम्स को भी कंपेयर करोगे, एक हाई प्रायोरिटी मिलेगा, एक लो प्रायोरिटी मिलेगा। फिर बीच से आप डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग इसे कट करोगे। आपने इसे यहां से ऐसे कट किया। अब कट करने के बाद देखोगे कि सेम साइड में, ये ऊपर साइड है, ये नीचे साइड है, सेम साइड में सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप है। हाँ, लो प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी। तो जब सेम साइड सेम प्रायोरिटी वाले एटम आ जाते हैं या फिर ग्रुप आ जाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, जेड फॉर्म। जैसे हम सिस बोलते थे और इसे हम लोग ट्रांस बोलते थे। क्लियर हुआ? बस इतनी सी चीज है। अब आप ये समझ गए ना, अब आपको प्रायोरिटी रूल समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी हमको ना इजेड टाइप का नॉमेनक्लेचर करना होता है तो हम इस प्रायोरिटी रूल को ध्यान में रखते हैं। और क्यों रखते हैं मैंने बताया भी था, क्योंकि सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, तब जाके हम लोग ई और जेड को डिसाइड करते हैं। प्रायोरिटी रूल के कुछ दूसरे नाम भी हैं, इसे हम सीक्वेंस रूल भी कहते हैं। और ये जो रूल था वो 3 साइंटिस्ट ने दिया था, जिसमें से पहले थे केन, दूसरे थे इनगोल्ड और तीसरे थे आपके प्रीलॉक। तो जिस वजह से इसे हम लोग CIP रूल भी कहते हैं, प्रायोरिटी रूल भी कहते हैं, सीक्वेंस रूल भी कहते हैं, और डायरेक्टली इनगोल्ड प्रीलॉक रूल भी आप इसे कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये प्रायोरिटी रूल बोलता क्या है। तो इसमें 3 रूल आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप किसी भी एटम्स की प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़े से मतलब एक समराइज वे में बता देती हूँ। जो पहला रूल है ना, ये बोलता है जब भी आप प्रायोरिटी डिसाइड करना चाहते हैं तो आप प्रायोरिटी एटमिक नंबर के बेसिस पे डिसाइड कीजिएगा। जिसकी एटमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट आएगी, जिसका एटमिक नंबर कम होगा उसकी प्रायोरिटी सेकंड आएगा। ठीक है, अब अगर ये बोलता है अगर एटमिक नंबर भी यूज नहीं हो रहा, दो एटम है जिनका एटमिक नंबर सेम है, तो फिर कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करोगे। तो ये बोल रहा है उस केस में आप एटमिक वेट के बेसिस पे कीजिएगा। आप एटमिक नंबर तो सेम है तो अब आप क्या देखिएगा, एटमिक वेट देखिएगा। और अगर हम बोले एटमिक वेट में भी कोई के थ्रू भी हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाते तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जॉइंट एटम के बेसिस पे करेंगे। नेक्स्ट जॉइंट एटम मतलब उसके साथ जो एटम जुड़े हैं उसके बेसिस पे। ठीक हो गया। अब ये कैसे होगा, विद एग्जांपल मैं आपको क्लियर कराती हूँ। तो देखो पहला रूल आपको क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट अगर मैं पढ़ूं तो ये लिखा हुआ है व्हेन एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब देखो पहले बात करते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है। यहाँ पे नाम आया है इसलिए मैं थोड़ा समझा दे रही हूँ, वरना अगर आगे टॉपिक दिया होगा सेपरेटली तो हम और अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए स्टीरियोजेनिक सेंटर्स ना वो सेंटर होते हैं जो कि आपके स्टीरियो आइसोमर या फिर आप बोल सकते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको दे रहे हैं। जैसे आपको पता है ये जो एग्जाम्पल है वो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर का एग्जाम्पल है। इसमें हमारे पास कितने सेंटर है या फिर आप बोल सकते हो कितने पॉइंट है। आपको पता है 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ये और दूसरा पॉइंट है ये दोनों। तो इन दोनों की वजह से तो हमको क्या मिल रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल रहा है। तो हम बोलेंगे ये जो 2 सेंटर है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर को इंडिकेट कर रहा है। तो बस यही होता है स्टीरियोजेनिक सेंटर, वो पॉइंट जो आपके स्टीरियो आइसोमर या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर देते हैं उसे हम बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। इसमें आपको ये 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर मिल रहा है, इसमें भी 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो पहला रूल आपसे बोलता है कि आपने सबसे पहले स्टीरियोजेनिक सेंटर ढूंढने हैं और उनके साथ जो अटैच ग्रुप है, डायरेक्टली अटैच जो ग्रुप है उनको देखना है। और किस बेसिस पे देखना है, उनके एटमिक नंबर के बेसिस पे। जिसका एटमिक नंबर ज्यादा होगा वो क्या होगा, हायर प्रायोरिटी ग्रुप होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने बात की हुई, ये हमारा पहले रूल का पहला एग्जाम्पल है। ये बोलता है सबसे पहले मैंने हमारे 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स देख लिए, इनके साथ डायरेक्टली अटैच ग्रुप देखो। पहला स्टीरियोजेनिक सेंटर के साथ डायरेक्टली अटैच ग्रुप एक ब्रोमीन है, एक आपका क्लोरीन है। ठीक है, और मैंने ऊपर भी यही बोला, इसे मैंने स्टीरियोजेनिक सेंटर ना बोल के कार्बन नंबर फर्स्ट बोला। और मैंने बोला कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ जो 2 ग्रुप अटैच है उनको आप देखो। यहाँ भी मैं वही बोल रही हूँ, स्टीरियोजेनिक सेंटर के साथ तो डायरेक्टली अटैच जो ग्रुप है उनको आप देखो और इनको आप प्रायोरिटी दो। पहले किसके बेसिस पे दोगे, एटमिक नंबर के बेसिस पे। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो इसमें जो सारे एटम है वो आपके हैलोजेंस के मेंबर है। तो इनको अगर मैं लिखूं तो पहला है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और हमको पता है नीचे को जाते जाते एटमिक नंबर आपका बढ़ना ही है। तो ब्रोमीन एंड क्लोरीन में किसका एटमिक नंबर ज्यादा है, जो नीचे होगा। तो ब्रोमीन का एटमिक नंबर ज्यादा है तो मैं बोलूंगी इसकी प्रायोरिटी कितनी भी 1, इसकी प्रायोरिटी भी सेकंड। तो इसको मैं बस 1 और ये 1 है तो दूसरा सेकंड ही होगा। ये इसे मैं 1 या फिर HP भी बोल सकती हूँ। HP स्टैंड फॉर हाई प्रायोरिटी। और इसको मैं LP भी बोल सकती हूँ, LP मतलब लो प्रायोरिटी। समझ में आया? तो मैं इसे दूसरे पेन से इंडिकेट करती हूँ। ठीक है, तो अब मैं 1 2 लिख रही हूँ, HP वगैरह नहीं लिख रही क्योंकि बहुत गिचिर पिचिर हो रहा है। ठीक है, इसे मैंने 1 बोल दिया, इसे मैंने क्या बोल दिया, 2 बोल दिया। अब सेम चीज मैं दूसरे स्टीरियोजेनिक सेंटर पे करूंगी।
ये स्टीरियोजेनिक सेंटर पे भी दो एटम डायरेक्टली अटैच है, आई और एफ। आई आपको दिख रहा है सबसे नीचे, एफ सबसे ऊपर, तो आई की प्रायोरिटी इस रूल में क्या होगा, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इसको मैं 1 दूंगी, इसे मैं 2 दूंगी। अब क्या होगा, मैंने बोला इसको बीच से कट कीजिए, सेम साइड पे सेम टाइप की प्रायोरिटी है या नहीं चेक कीजिए। सेम साइड में ऊपर की साइड में दोनों 1 1 है, नीचे के साइड पर दोनों 2 2 है। तो हमने बोला था जब हमें सेम डायरेक्शन पे डबल बॉन्ड के सेम साइड में सेम प्रायोरिटी ग्रुप मिलेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, जेड फॉर्म। तो अब मैं इसे सिस ट्रांस नहीं बोल सकती, लेकिन अब मैं इसे क्या बोलूंगी, जेड फॉर्म, यानी कि ये मेरा क्या है, जेड आइसोमर है इस कंपाउंड का। ओके, अब सेम ही कंपाउंड है, देखो ये सब सेम कंपाउंड है, सेम ही एटम है, बट मैंने इसे रीअरेंज कर लिया क्योंकि हम तो स्टीरियो आइसोमर पढ़ रहे हैं ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ रहे हैं, तो स्पेस में तो एटम्स आपके घूमते रहेंगे। तो अब मैंने सेम ही मॉलिक्यूल है, सेम ही सब कुछ है, लेकिन बस एटम की पोजीशन बदल दी है। अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, सेम चीज करोगे, ये मेरा पहला स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये मेरा दूसरा स्टीरियोजेनिक सेंटर। पहले स्टीरियोजेनिक सेंटर्स के साथ जो एटम है वो है आपके ब्रोमीन एंड फ्लोरीन। ब्रोमीन नीचे है, फ्लोरीन ऊपर है, तो ब्रोमीन को मैं प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग 1 नंबर दूंगी, इसे 2 दूंगी। क्लोरीन एंड आयोडीन में आयोडीन नीचे है तो इसे ऑब्वियस सी बात है 1 दूंगी, और क्लोरीन ऊपर है तो इसे 2 दूंगी। 20 से कट कर लीजिए, ऊपर वाली साइड में सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप तो नहीं आ रहे, ऊपर 1 है इस साइड, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो 1 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग, देखो डेफिनेशन में लिखा था कि डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड आ रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू डबल बॉन्ड, तो इसे हम बोलते हैं ई फॉर्म। तो ये मेरी जेड फॉर्म बनी थी और इसी की ये क्या बन गई, ई फॉर्म बन गई। तो बस इस तरीके से नेमिंग आपने करनी है। तो पहला रूल आपको ये बोलता है कि जब भी आप प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, अब डिसाइड कैसे करनी है वो हमने सीखना है। आपने डिसाइड करने के बाद नेमिंग कैसे करनी है वो तो सीख ही ली है। तो प्रायोरिटी रूल ये बोलता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंपली एटमिक नंबर के बेसिस पे अपने एटम को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। अब दूसरा रूल बोलता है कि अगर इन केस आपके पास ऐसी कंडीशन आ जा रही है जहां पे आपका एटमिक नंबर सेम हो रहा है, व्हेन द एटमिक नंबर विल बी सेम, एटमिक नंबर सेम हो गया तो उस केस में क्या करोगे भाई, तो ये बोल रहा है उस केस में हम एटमिक वेट को देखेंगे, हम हमारे एटमिक वेट को देखेंगे और उसके बेसिस पे प्रायोरिटी देंगे। इसके लिए दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो इसको मैंने प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं किया बट होप आपको क्लियर आ रहा हो। देखो इसमें भी हमारे पास ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। नेमिंग हम लोग सिस ट्रांस के थ्रू नहीं कर सकते क्योंकि पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के पास कोई भी कॉमन एटम नहीं है, दोनों केस में आप देख रहे हैं, तो मुझे ईजेड के थ्रू जाना होगा। ईजेड के थ्रू जाऊंगी तो मैं पहला कार्बन देखूंगी जिसे मैं पहला स्टीरियोजेनिक सेंटर कह रही हूँ, इसके साथ 2 एटम है, एक है ड्यूटेरियम एक है हाइड्रोजन। ओके, अब ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन इसका एटमिक नंबर तो सेम ही होता है भाई, तो एटमिक नंबर के बेसिस पे तो मैं यहाँ पर कोई भी मतलब कोई भी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर सकती। तो अब मैं क्या देखूंगी, एटमिक वेट, और हमको पता है भाई ड्यूटेरियम का एटमिक वेट तो हाइड्रोजन से ज्यादा होता है ना, तो इसको मैं प्रायोरिटी 1 और इसे प्रायोरिटी 2 कह दूंगी। सेम दूसरे कार्बन के पास जाओ या फिर दूसरे स्टीरियोजेनिक सेंटर के पास जाओ, इसके पास एक ट्रिटेनियम है, एक आपके पास मिथाइल ग्रुप है, और हमको पता है अब मैं यहाँ पर को एटमिक, देखो पहले आप शुरू से ही चलोगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि अब यहाँ एटमिक वेट देखा है तो यहाँ भी एटमिक वेट देखो, नहीं, यहाँ तो एटमिक नंबर से भी काम बन रहा है भाई। यहाँ पे आपका कार्बन है, कार्बन का एटमिक नंबर तो ज्यादा ही होगा ना, तो देखो मिथाइल ग्रुप है तो सबसे पहले तो कार्बन जुड़ा है, फिर इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो कार्बन का एटमिक नंबर ज्यादा होगा तो इसकी प्रायोरिटी कितनी मिलेगी, 1, और इसको क्या मिलेगी, 2। फिर आप क्या करोगे, प्रायोरिटी दे दिया, 20 से इसे कट कर लो डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग। देखो सेम साइड पे दो अपोजिट टाइप की प्रायोरिटी मिल रही है, सेम साइड पे अपोजिट टाइप की प्रायोरिटी मिल रही है, और जब अपोजिट टाइप की प्रायोरिटी मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ई फॉर्म। तो इसे मैं क्या बोलूंगी, ई फॉर्म, सिंपल सी बात। इसको भी आप देख लो, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, पहले कार्बन में 2 एटम ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन, एटमिक नंबर के थ्रू कंपेयर करा सकते हो, नहीं करा सकते हो बिकॉज एटमिक नंबर सेम है। फिर हम देखेंगे एटमिक वेट, एटमिक वेट आपका डी का ज्यादा और ए का एच का कम, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे प्रायोरिटी 1 देंगे, इसे प्रायोरिटी 2 देंगे। सेम इसमें कंपेयर करो, देखो यहाँ अगेन मिथाइल ग्रुप आ गया, यहाँ पे तो आपका एटमिक नंबर 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ गया तो इसकी प्रायोरिटी कितनी हो जाएगी, 1, और इसकी कितनी हो जाएगी, 2। फिर 20 से आप इसे कट कीजिए, थोड़ा सा घिचर पिचर कर दिया मैंने, अगर मैं इसे 20 से ऐसे कट करके चेक करूं डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग, अब कट करने की जरूरत नहीं, मैं आपको दिखाने के लिए कह रही हूँ, डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग चेक करूं तो ऊपर साइड सेम प्रायोरिटी आ गई, नीचे साइड सेम प्रायोरिटी आ गई, तो मेरी ये क्या बन गई, आपकी जेड फॉर्म। बस ऐसे चेक करना है। तो सबसे पहले आप जाओगे एटमिक नंबर, रिपीट करना है अगेन, पहले एटमिक नंबर फिर एटमिक वेट, एटमिक नंबर एटमिक वेट। अब थर्ड रूल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई अगर आपका एटमिक नंबर व्हेन बोथ एटमिक नंबर एंड एटमिक वेट सेम, अब अगर आपका एटमिक नंबर भी सेम आ रहा है, एटमिक वेट भी सेम आ रहा है, फिर क्या करोगे, तो ये बोल रहे हैं फिर हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे नेक्स्ट ज्वाइंट एटम के। नेक्स्ट ज्वाइंट एटम मतलब क्या हुआ, अगर आप देखो, अगर मैं ऐसे दिखा देती हूँ, नेक्स्ट ज्वाइंट एटम मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब आप बोलो ये आपका ये था, इसके साथ कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप मतलब क्या हुआ कि एक आपके पास कार्बन है, कार्बन के पास हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये जो हाइड्रोजन है इसे हम बोलते हैं नेक्स्ट प्रायोरिटी, सॉरी नेक्स्ट ज्वाइंट एटम, ठीक है। अब ऐसे मिथाइल के बदले आपका CBr3 भी हो सकता है, CBr3 मतलब क्या हुआ, कार्बन के साथ हाइड्रोजन के बदले ब्रोमीन जुड़े हुए 3,
ठीक है। तो ये जो है वो है आपके नेक्स्ट अटैच एटम है, तो ये इन्हीं नेक्स्ट अटैच एटम या फिर नेक्स्ट ज्वाइंट एटम को देख के अब हमने प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। ये भी समझ जाओगी बहुत आसानी से। देखो इसमें भी हमको दिख रहा है ये दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अगर मैं इसे सिंपल ड्रॉ करूँ ना, तो ये कुछ इस टाइप से कंपाउंड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका कार्बन के साथ Br3 है, इसे मैं CBr3 लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिखा, यहाँ पे मैंने CH3 लिखा, यहाँ मैंने CCl3 लिखा। अब देखो लिखने का तरीका वही है, बट मैंने इनको खोल के लिख दिया और प्रॉपर्ली खोल के लिख दिया, ठीक है। अब कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, तो देखो इस टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी हमारे पास दो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, 1 और 2, ठीक है। पहले कार्बन को देखो, इसमें हम लोग दो ग्रुप दिख रहे हैं, एक है आपका C कार्बन Cl3 और एक है आपके पास CH3। मतलब यहाँ पे कार्बन के पास क्या है, 3 Cl ग्रुप है और यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है। अब प्रायोरिटी देनी है, तो सबसे पहले क्या एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जाएंगे, वेट के बेसिस पे, हमको पता है नंबर के बेसिस पे। मैं देखूंगी इस कार्बन के साथ इस साइड आपका एक कार्बन जुड़ा है, यहाँ भी आपका CH3, मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूं, इसको भी मैं ऐसे लिख देती हूँ, देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन CH3, मतलब यही तो हुआ ना ये, ठीक है। तो अब आप देखो इन दोनों ही केसेस में सबसे पहले इस कार्बन के साथ यहाँ भी कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो देखो दोनों का एटॉमिक नंबर भी सेम है, दोनों का एटॉमिक वेट भी सेम है, तो हो गया ना यहाँ पर दोनों कंडीशन पूरी। मैंने दोनों को पहले मैंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देखने का सोचा, तो भाई दोनों ही कार्बन है, एटॉमिक नंबर सेम है। वेट के बेसिस पे देखा, भाई दोनों ही कार्बन है तो वेट भी सेम होगा। अब मैं क्या करूंगी, अभी बोलता है तीसरे स्टेप में जाओ, नेक्स्ट ज्वाइंट एटम को देखो, इनके साथ भी तो कोई एटम ज्वाइंट है, उसको देखो। तो आप बोलोगे इसके साथ आपके हाइड्रोजन जुड़े हैं, वो भी कितने, 3, और इसके साथ आपके क्लोरीन जुड़े हैं, वो भी कितने, 3। और ऑब्वियस सी बात है भाई हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में एटॉमिक नंबर, जब दोबारा एटॉमिक नंबर देखोगे नेक्स्ट एटम का भी, फिर दोबारा से स्टार्ट करोगे एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट, ओके। तो अगर मैं इनका एटॉमिक नंबर देखूं तो भाई क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो मेरा क्या हो जाएगा, इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी 1 और इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी 2। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन के बदले कोई ड्यूटेरियम में अगर लिख देती, तो देखो एटॉमिक नंबर कंपेयर नहीं हो पाते, बिकॉज एटॉमिक नंबर दोनों के सेम है। फिर एटॉमिक वेट पे मैं जाती, समझ में आया। पहले अभी तो यहाँ क्लोरीन है तो मैं एटॉमिक नंबर से इनको डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ, इसको मैंने प्रायोरिटी कितनी दी, 1 दी, और इसको प्रायोरिटी मैंने कितनी दी, 2 दी, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब सेम चीज यहाँ भी करो, यहाँ पे क्या है, पहला कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ एटम है वो है हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, कार्बन। अब देखो सेकंड पे जाने की जरूरत ही नहीं है, नेक्स्ट पे जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है। एटॉमिक नंबर देखोगे तो कार्बन का ज्यादा, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी 1, इसको मिलेगी 2। अब देखो सेम साइड में सेम प्रायोरिटी वाले एटम, सेम साइड में सेम प्रायोरिटी वाले एटम, तो इसे हम क्या बोलते हैं, Z टाइप का आइसोमर। तो ये मेरी Z फॉर्म हो गई या फिर Z आइसोमर हो गया। दूसरे केस को देखते हैं, इसमें भी सेम है, ये हमारे दो स्टीरियोजेनिक सेंटर, कार्बन फर्स्ट कार्बन सेकंड। फर्स्ट को आप कंपेयर करिए, चलिए। तो फर्स्ट को कंपेयर करोगे तो इस कार्बन के साथ एक साइड हाइड्रोजन जुड़ा है, एक साइड कार्बन जुड़ा हुआ है, तो नेक्स्ट एटम पे जाने की जरूरत ही नहीं है। हाइड्रोजन एंड कार्बन में एटॉमिक नंबर का ही डिफरेंस है, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसका कम है, तो इसे मैंने प्रायोरिटी 1 दी, इसे प्रायोरिटी 2 दी, ठीक है। अब दूसरे पे जाइए, इसको मैं देखूं, इसके साथ मेरे पास कार्बन जुड़ा है, यहाँ भी कार्बन, तो देखो दोनों के साथ सेम ही टाइप के एटम, दोनों साइड सेम ही टाइप के एटम, यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, तो मैं इनका एटॉमिक नंबर चेक करूंगी वो भी सेम, एटॉमिक वेट चेक करूंगी वो भी सेम। तो अब क्या करूं, हम बोलेंगे अब इनके साथ जो नेक्स्ट एटम है उस पे जाइए। इसके साथ है हाइड्रोजन, इसके साथ है अगेन ब्रोमीन, तो वही वाला केस हो गया, यहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ ब्रोमीन हो गया। अब वो भी 3 दोनों साइड है, तो अब मैं क्या करूंगी, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन को कंपेयर करूंगी, सबसे पहले एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, फिर एटॉमिक वेट के बेसिस पे। तो एटॉमिक नंबर से ही काम बन जा रहा है, एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा तो इसकी प्रायोरिटी 1, इसका नंबर एटॉमिक नंबर कम, इसकी प्रायोरिटी 2। तो सेम साइड डिफरेंट टाइप की प्रायोरिटी जा रही है, तो इसे हम Z फॉर्म के बजाय अब क्या बोलेंगे, E फॉर्म बोलेंगे। तो बस यही होता है, इतनी सी बात आप समझ जाएंगे, आपका काम बन जाएगा। तो ये था आपका प्रायोरिटी रूल, जिसे हम सीक्वेंस रूल कहते हैं। मैंने रूल भी आपको बता दिए, विद एग्जांपल मैंने चीजों को क्लियर कर दिया। अब आपने क्या करना है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से बने, थ्योरेटिकल बने या फिर डायरेक्टली आपसे कुछ पूछ लिया जाए, कोई कंपाउंड दे दिया जाए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे दिया जाए, बोला जाए सिस ट्रांस आइसोमर है या EZ कौन सा है, तो आप इजिली बता सकते हैं, ठीक है। तो बस ये था हमारा आज का टॉपिक, होप आपके लिए चीजें हेल्पफुल रही होंगी। आज हमने EZ टाइप का नॉमेनक्लेचर भी कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर पे हम सिन एंटी टाइप का आइसोमेरिज्म को भी कवर कर लेंगे, बहुत आसान है ये भी, ठीक है, छोटा सा है, ठीक है। तो अब इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।